नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दतिया का दंगल, जी हां, जहां 3 अगस्त को सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होगी बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का फैसला भी होगा। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन फैसला अब ईवीएम में बंद जनादेश करेगा, यानी 3 अगस्त को होगा। कैसा है मतगणना से ठीक पहले दतिया का सियासी माहौल, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करीब 2,20,344 मतदाताओं वाली दतिया विधानसभा में 71.44% मतदान हुआ। यह 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कम मतदान किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और किसके लिए नुकसानदेह। यह उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फ्रॉड मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हुई और सीट खाली हो गई। इसी सीट पर 2023 में राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। तब कांग्रेस को 88,977 और बीजेपी को 81,235 वोट मिले थे। इस बार मुकाबले को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, उमंग सिंघार और कई वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। अब सवाल भी कई हैं। क्या कम मतदान सत्ता पक्ष के लिए राहत लेकर आएगा या विपक्ष के लिए उम्मीद? क्या 2023 का जनादेश दोहराया जाएगा या दतिया नया सियासी इतिहास लिखेगा? क्या सहानुभूति का फैक्टर चलेगा या संगठन की ताकत भारी पड़ेगी? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि दतिया का जनादेश किसके राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और 3 अगस्त यानी कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, और कल ये तय होगा कि दतिया की जो चुनाव हुआ है अब किसके हक में परिणाम आएंगे, क्योंकि इससे पहले दोनों ही दलों ने जमकर ताकत झोंकी है, जमकर दंगल देखने को मिला है। अब क्या कुछ तस्वीर कल की रहेगी, क्या कुछ अभी हालात है, इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस की ओर से यशवंत चंदेल जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। कितनी आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सभी तमाम दिग्गज मैदान में उतरे, प्रचार प्रसार किया और विकास के मुद्दे पर वोट की अपील की है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार चुनाव जीत रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। कांग्रेस ने इसको लेकर भी कई आरोप आप पर लगाए हैं। फिलहाल कितने आश्वस्त आप जीत को लेकर? नमस्कार समस्त पैनल और दर्शकों। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चाहे संगठन के स्तर पे बात करे और चाहे सत्ता के स्तर में बात करे, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने के लिए सदैव मुस्तैदी से जो है वो लगी रहती है। आप देखिए कि केंद्र की तरफ से स्पष्ट निर्देश होने के बाद उसको राज्य स्तर और राज्य स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर से अगर हम बात करें शक्ति केंद्र और जो अलग अलग हमारे मंडल अध्यक्षों के शक्ति केंद्र से बूथ तक का जो हमारा मैनेजमेंट चलता है, तो वह मैनेजमेंट सदैव हमारे लिए कारगर साबित होता है और जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा कार्यकर्ता 24/7 जो है लगातार जनसंपर्क में रहता है, लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित करता रहता है और उनके साथ जो संवाद हमारा रहता है वही हमारी एक मजबूत कड़ी होती है। इसके ऊपर कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर हमको पूरा विश्वास, निश्चित तौर पर विजयश्री प्राप्त होगी। समस्या तो उनको होनी चाहिए जिनके कार्यकर्ता बूथ पर है नहीं। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें वो लोग चाहिए जो भाषण में हीरो भले ना हो परंतु बूथ के ऊपर हीरो होना चाहिए। जिनके प्रदेश अध्यक्ष जी खुद ही कहे कि हमारे पार्टी को कैंसर हो चुका है और गुटबाजी में बट चुकी है। हमारे प्रदेश जिनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ये बार बार कहते हैं
कि अगर हम लोग अब की बार चुनाव नहीं जीते तो 2028 में हमारे पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं बस वही नजर आएंगे, बाकी लोग नदारद हो जाएंगे। चाहे खुद के प्रदेश अध्यक्ष जी दूसरों के ऊपर कमेंट करते रहते हो, तो ऐसे ही पार्टी को, विपक्ष को सोचना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष होकर के खुद ये कहे कि हमारी पार्टी गई तेल लेने और अब वो कह रहे हैं कि दतिया भी गया तेल लेने। तो निश्चित है कि देखते जाइए क्या होने वाला है। हम तो आश्वस्त हैं और पूर्ण आश्वस्त, और बस ज्यादा देर की समय नहीं है ऋषभ भाई, अपन कल हो सकता है बधाई भी दे रहे हो, एक दूसरे को बधाई भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित है कि आप लोग खुद ही हमको भी बधाई दे रहे होंगे। मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की आपके अपने सफल तर्क होगी, है और ये निश्चित भरोसा ठीक है आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन कल वाकई में आपने ठीक कहा कि बहुत समय नहीं है। यशवंत चंदेल जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास के नाम पर वोट मांगा गया है और जनता का वो उत्साह भी नजर आया है। कांग्रेस के पास अपने तर्क है, लेकिन बहुत सारी स्थितियां जो बनी आपके जो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे टिकट काटने को लेकर बनी, आपके यहां से भी जो उम्मीदवार थे उससे पहले किसी और की भी चर्चा थी, किसान जिलाध्यक्ष का इस्तीफा भी कांग्रेस से देखने को मिला। तो बहुत सारी चीजों को लेकर बीजेपी कह रही है कि इस बार तो बीजेपी को जीत मिल रही है, विकास के नाम पर वोट मिल रहे हैं। क्या आप कितने आश्वस्त आप हैं? आदरणीय ऋषभ जी, आपको साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और ऋषभ जी, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरती का अभी बस चंद घंटे बचे हुए हैं, चंद घंटे में रिजल्ट सामने आने वाला है। और आप देखिएगा कभी जो भी सर्वे हो रहे हैं उन सर्वे में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। आपके 2-3 सर्वे तो आपने ही देखे होंगे, 2-3 चैनलों ने सर्वे भी करवाए हैं वहां पर, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि वहां पर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को वहां पर बढ़त है पिछले चुनाव में। और वहां पर जो इनका जो जमीनी जो इनका जो फीडबैक आया है, हर पार्टियां अपना फीडबैक लेती है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो फीडबैक में भी वहां पर कांग्रेस को हमको एक है वहां पर हम बढ़त नहीं है। और निसंदेह दतिया चुनाव हम वहां पर आदरणीय ऋषभ जी जीतने जा रहे हैं, और ये हमारे लेकिन यशवंत जी, जो 9% वोट कम पड़े हैं उसको लेकर आपके तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, यानी कल का दिन जो महत्वपूर्ण होने वाला है, ईवीएम पर तो फिर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। ऋषभ जी, इन्होंने तो कोशिश भरपूर की है कि वहां पर लोग जो है वोट ना डालें, और ये कोशिश तो इन्होंने भरपूर की है। और एक बार बता दें ऋषभ जी, ईवीएम पे हम हमेशा सवाल उठाते रहेंगे। ईवीएम बैलेट पेपर से वोटिंग के पक्ष में है, क्योंकि ईवीएम से ये लगातार ऐसी चीजें होती हैं और ईवीएम लगातार सच के दायरे में रहता है। लेकिन क्योंकि जनता वहां पर दतिया की जनता ने पूरा मन एकजुट बनाकर वहां पर इन्होंने उनको एक सर्वे पिकअप देने वाले हैं, और लगातार सर्वे आ रहे हैं, वहां की सर्वे रिपोर्टें कह रही हैं, जो चैनल सर्वे कर रहे हैं उनकी रिपोर्टें कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है वहां पर जो अपनी ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। अभिषेक जी के पास जाऊं उससे पहले प्रियंका जी कुछ कहना आप चाह रही हैं, क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में। आपने पूछा ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फोड़ा जाएगा, फोड़ दिया है। उमंग सिंगार जी चालू हो चुके हैं अपनी तरफ से ईवीएम को दोष देना, तो ये तो इनकी आदत में आ चुका है कि जब हारने लगे तो रूढ़ी रुदन शुरू कर देना है, सबसे पहले ईवीएम को बुराई दे देना है, कभी इलेक्शन जो कमीशन है उसको बुराई दे देना है, लेकिन कभी भी खुद का आकलन नहीं करते हैं कि हमारे अवधेश नायक जी क्यों रूठे हुए थे, राजेंद्र भारती जी अपने बेटे को क्यों लॉन्च करने पर लगे हुए थे, उनके ऊपर इनको चिंतन मनन नहीं करना है। घनश्याम चंद्रवंशी जी क्यों बैकफुट पे चले हैं, हमेशा पार्टी के साथ नदारद रहे, तो उनको ऊपर इनको चिंता नहीं करनी, उन विषयों पे ये लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि उमंग सिंगार जी ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि ईवीएम के साथ में टैंपरिंग की गई थी, तो हमारी ईवीएम तो बेचारी जहां हार जाते हैं वहां पर हमारी ईवीएम बदनाम हो जाती है, और जहां पर जीत जाते हैं कभी उसको श्रेय भी नहीं देते कि ईवीएम यहाँ दुरुस्त थी। कम से कम कहीं तो ईवीएम को सही मानिए, ये लोग तो ईवीएम को हमेशा बदनाम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा और देखते हैं कि कल किसके ईवीएम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी क्या रिएक्शन रहेगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो अभी तक की पूरा दंगल देखने को मिला है, जो चुनावी मैदान में दोनों ही दलों ने ताकत झोंकी है, इस बार वो कंपटीशन नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हमेशा एक्टिव रहते हैं वो इस बार भी दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस से तमाम बड़े नेता, कमलनाथ जी को छोड़ दीजिए, सभी सक्रिय नजर आए और कांग्रेस ने भी वो ताकत झोंकी है। आप क्या तस्वीर आप देखते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम दिखाई दिया है, कांग्रेस के इस पर अपने तर्क है, वो सियासी रूप से अपनी जगह है, लेकिन क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कल को लेकर?
ऋषभ जी देखिए कि जब उपचुनाव होता है तो वो उपचुनाव यानी कि जनता ये सोचती है कि हमने जो मेन चुनाव है उसमें जब वोट किया, अब हमको फिर से दोबारा चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए बाहर निकलना है। तो एक थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मान लो 9% जो पिछले चुनाव से अगर कंपेयर करें, क्योंकि वो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये उपचुनाव है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज कम हुआ है तो इसको अपन इस नजरिए से ना देखें कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। हालांकि जेंडर गैप बड़ा है। आप देखिए कि पुरुष जो है वो जैसे मतदाता जो है टोटल 2 लाख से ज्यादा हैं, जिसमें 1 लाख जो है पुरुष, 1,14,000 पुरुष हैं और महिलाएं जो है 1,4 के आसपास है। तो थोड़ा सा गैप है, परंतु महिलाओं का परसेंटेज जो डाउन हुआ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है, जो जेंडर गैप की ओर बताता है। क्योंकि उपचुनाव में ऑलवेज हम जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं का एक मेंटल सेट होता है, और ये जो चुनाव है इस चुनाव में एक इमोशनल भी जुड़ा हुआ है और एक प्रतियोगिता भी जुड़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा। अब जैसे कि प्रियंका जी ने भी कहा कि भाजपा ने जो है वो लगातार बहुत मेहनत करी। देखिए भाजपा की मेहनत तो कम है, उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है ना। आप देखिए एक छोटा सा जो दतिया है उसमें जब नरोत्तम जी का टिकट कटा तो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है वो चर्चा का विषय बन गया, और उस सीट पर अभी और भी सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर इतनी चर्चाएं नहीं हो रही जितनी कि इस सीट पर चर्चा हो रही है, और राष्ट्रीय मुद्दा भी बन चुका है। उसी प्रकार अभी जैसे यशवंत जी ने कहा कि ईवीएम का है और मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए ईवीएम का ठीकरा तो खैर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हार होगी तो ठीकरा फोड़ना जरूरी है, जीत हो जाएगी तो थोड़ा सा कांग्रेस शांत हो जाएगी। परंतु अभी जो कड़ा मुकाबला है उसमें अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर है इसमें एक छोटी सी सीट है, उस पर भाजपा ने लगभग हर तरह का मैनेजमेंट किया है। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अगर देखें तो वहां जो है भाजपा का दिखाई देता है। मैं अभी दतिया के वहां क्षेत्र में गया भी था, तो हर जगह जो है वो मतलब भाजपा ने पूरा अपने केंद्रीय मंत्री से लेकर पूरे जितने भी उनके विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इवन स्टार प्रचारक में कई लोगों को उन्होंने उतार दिया। तो मतलब आप जब एक वहां पर कुछ एक ऐसी भी थी कि भैया देखो इतने सारे लोग आ गए हैं कि जो जेन्युइन जो काम करने वाले हैं उनके लिए एक होटल का रूम भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके का माहौल जो है वो दतिया में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव ये है कि या तो जनता बोले कि यार चलो सत्ता भाजपा की है, एक बार इनको भी वोट दे दो, 2.5 साल बाद देखेंगे। और या फिर एक ये भी हो सकता है कि नहीं, हमारी सीट जो है जो कांग्रेस ने जिताई, कहीं ना कहीं देखिए थी तो कांग्रेस की सीट, तो अब जो कांग्रेस की सीट थी हमारी है, और अगर इसमें इमोशनल नरोत्तम जी के आंसू काम कर गए तो वो भी एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो सकता है। तो पर नरोत्तम जी मिश्रा जी के लिए अगर इस चुनाव में कहा जाए तो ये है कि हार भी हार है उनकी और जीत भी जीत है उनकी। तो इस तरीके के जो पैरामीटर है वो देखने को आ रहे हैं। हालांकि कल जो आपने जैसे सब जी बोला कि कल का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखने को मिलेगा कि परसेंटेज कितना, गैप कितना है, वोटों का अंतर जो जीत का प्रतिशत है उससे तय होगा कि कांग्रेस जीतने के बाद भी जीतती है या भाजपा जीतने के बाद भी कितना जीत की ओर आगे है। बिल्कुल, वाकई में देखिए, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि उपचुनाव को लेकर कहा जाता है कि उपचुनाव मतलब जो दल सत्ता में है जी उसका परिणाम भारी होता है। हाँ, 99% लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ऑलरेडी सीट थी तो ये चीजें भी काफी दिलचस्प होगा। अभिषेक जी देखना बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी। तो उसमें जो मैंने अभी पहले ही बताया कि इमोशनल टचमेंट कितना वोटर देखता है, क्योंकि कभी भी जो परसेंटेज कम हुआ ना ऋषभ जी, वो परसेंटेज जो कम हुआ उसमें यही देखना है। परसेंटेज अगर कम हुआ है तो अपन उसको मेन चुनाव से नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, क्योंकि उस समय तो एक मतदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी ताकत झोंकते हैं, लोगों को वोटर जो हैं छुट्टियां की जाती हैं। अब वो तो जिले स्तर पर अब एक स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया। उस समय जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय नहीं, वो तो संभागीय स्तर पर जो है अवकाश घोषित होते हैं। कई लोग जो है अपने लोगों को वोट देने के लिए स्पेशल जो है आते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर इसमें काम करते हैं। तो इसलिए अपन परसेंटेज अगर थोड़ा कम हो रहा है तो नहीं, परंतु हाँ ये देखना है कि जीत का जो अंतर है वो कितना आता है। कल जो मेन है, अगर मान लो भाजपा जीतती है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस भी जीतती है, तो जीत का अंतर है। भाजपा दावा करती है कि 20,000, कांग्रेस दावा करती है 25,000। अगर मान लो 7,000 पर हो गए फिर क्या? अगर भाजपा 7,000 पर भी जीतती है तो फिर क्या? तो ये पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट है कि जीत अगर 10,000 से कम वोटिंग में है तो भाजपा की जीत भी जीत नहीं कहलाएगी। बाकी में जीत का अंतर काफी देख रहे हैं महत्वपूर्ण होगा। प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो दावा कर रही है, और क्योंकि सत्ता में आप हैं तो जो उपचुनाव का सिद्धांत कहता है कि जिस सत्ताधारी पार्टी की होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है, महिलाओं का वोटिंग का परसेंटेज भी कम रहा है पिछली बार की तुलना में, तो अगर ये चीज़ हक में नहीं आई
तो इसको लेकर ये कल जो खबर सामने आई है कि बीजेपी ने मंथन भी शुरू कर दिया है और जो कुछ घटनाक्रम घटा, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं देने के बाद जो समर्थक उनके साथ खड़े हो गए, इस्तीफा दे दिया गया। अब पार्टी ये भी तय कर रही है कि आगे क्या कुछ ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना है, अगले चुनावों में भी भूमिका देखना होगा। तो पार्टी क्या अभी से तैयारी करने लगी है, रिजल्ट क्या हो हारिया जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने कहा कि सदैव जो है वो इलेक्शन मोड में रहती है। हमारा कार्यकर्ता सदैव जब कार्य करता है तो अपनी निष्ठा के साथ लगा रहता है। यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज मान लीजिए कम हुआ भी है या ज्यादा भी हो, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने मतदाता को बूथ तक वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाए, और उसके लिए जो जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता चाहिए वो हमारे पास तो पर्याप्त है। इसलिए हमें हमारा वोटिंग परसेंटेज डाउन होने का कोई टेंशन नहीं। उल्टा आप देखिएगा कल रिजल्ट जब आएगा तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। समस्या उन लोगों की है जिनके खुद का कैंडिडेट प्रत्याशी तक हताश था, और आपसी फूट के कारण जो हम कहें तो फिर उनका कार्यकर्ता कितना धरातल पे कार्य कर पा रहा होगा ये भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बाहर नहीं निकलना चाहता तो वो मतदाता को क्या बूथ केंद्र अपने मतदान केंद्र तक पहुंचाएगा? तो निश्चित है कि वोटिंग परसेंटेज तो डाउन फिर होना ही था, तो वो उन्हीं का हुआ है। दूसरी चीज, इनके लिए जो इनके कह सकते हैं जिनको इन मानते थे कि हमारे पारंपरिक जो वोट है उनको काटने के लिए वोट कटुआ के तौर पे तीसरा प्रत्याशी उनके लिए तकलीफ देने के लिए खड़े हो गए थे चंद्रशेखर जी, वो भी उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो कांग्रेस अपना खुद का देखे कि वो किस तरीके से अपने अभिमान में है, और अभी भी चिंतन किए बिना जो है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को खड़ा नहीं कर पा रही है। इस पर कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित है कि पार्टी आगे या दूरदर्शी परिणामों को देखती है। इसलिए आप देखिए हमेशा 2047 का विजन लेकर के हम लोग चलते हैं। विकास की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो, तो निश्चित है कि संगठन को भी उसी दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, ये बात तो आपने ठीक कही कि संगठन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, रणनीतियां हमेशा बनती रहती हैं, उसके कई बार फायदे लगातार देखने को भी मिलते हैं। यशवंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है, अपने एक आधार वो बता रहे हैं। कांग्रेस के पास क्या आधार है कि आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? क्योंकि जो स्थितियां पार्टी में बीजेपी में देखने को मिली, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के बाद जो हालात बने, डैमेज कंट्रोल बाद में किया गया, कांग्रेस में भी बहुत कुछ देखने को मिला है। क्योंकि अवधेश नायक जी को भी टिकट की उम्मीदें थी, उनको नहीं मिली, बार बार उनसे संपर्क किया गया कि पार्टी छोड़ने के भी कई तरह की चर्चाएं देखने को मिली। राजेंद्र भारती ने भी मना किया, उसके बाद जो किसान जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के अंदर भी ठीक चलती हुई दिखाई नहीं दी हैं। तो कांग्रेस किस आधार पर कह रही है कि हम आश्वस्त हैं और कल के परिणाम आपके पक्ष में होंगे? ये तो ऋषभ जी तो सभी सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। और रहेगी बात हमारे संगठन की, तो संगठन सदन के माध्यम से हमारे जिला से लेकर बूथ स्तर तक हमने अपने संगठन को वहाँ पर मजबूत किया है। एक बात अभी प्रियंका जी ने जरूर अच्छी कही है वहाँ पर, ऋषभ जी इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते। बाकी इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार न हो गया है उससे इनको मतलब नहीं। लेकिन आपको ये तो लगता होगा यशवंत जी की जनता तो मुद्दों पर ही वोट देती है, भले कोई पार्टी को भी तैयारी कर ले तो पार्टियों की मजबूरी होती है इन मुद्दों पर बात करना। नहीं ठीक है, लेकिन अभी जो बोला ये इलेक्शन मोड में रहता है, लेकिन जनता से जो भी जुड़ा मुद्दे हैं उससे ये हक से रहते हैं। और इसी मुद्दे पर आज दसिया चुनाव में जनता इनको बड़ा सिखाने वाली है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि दसिया में हमने ये भी काम किया है। आपसे कितने मल्टीनेशनल कंपनी दसिया में आती है, कितने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल वहाँ पे बना दिए हैं आपने, कितने आपके वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिए हैं आपने वहाँ पर दसिया के लोगों का केवल फोकस किया है। वहाँ पर आपने केवल देश की राजनीति की है और उस देश की राजनीति को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है ऋषभ जी। और वहाँ पर हमारा कांग्रेस का पूरा नेतृत्व आदरणीय जीतू पटवारी जी के, उमंग सिंह राव जी के, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट होकर काम कर रही थी। अवधेश नायक जी का पूरी में ठीक था, थोड़ा सा होता है, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी ताकत के साथ में उन्होंने कांग्रेस के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। ठीक है प्रियंका जी, कुछ कहना चाह रही है? क्विक रिएक्शन आपका। आपने और बोलने दिया, मुझे और बोलने लगी जी, 2-3 बार आपने इनको दिया है, परिणाम है। ठीक है, कंप्लीट कर लें यशवंत जी, आ रहा हूँ। बहुत देर तक बोल लिया हम। वहाँ पर करीब 30% की करीब बताया जा रहा है और कांग्रेस को वहाँ पर 42% वोट मिला है। ये लगातार सर्वे में आ रहा है। ठीक है,
ठीक है प्रियंका जी। देखिए, अभी तक तो ईवीएम में मैंडेट के है, तो इन्हें कैसे मालूम है कि किस तरीके से किस स्पीड का वोट दिया है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर मैं बात करती हूँ, इन्होंने अभी आरोप लगाया कि शोषण का, भ्रष्टाचार का, दुनिया भर की बातें ये कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार के आरोप न्यायपालिका ने तो इनके ऊपर लगा, दोष सिद्ध तो इनका कैंडिडेट हुआ, और दोष सिद्ध हुए उसके बाद ही तो हमको उपचुनाव का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बढ़ा। अगर ये व्यक्ति इस प्रकार के अपने भ्रष्टाचारी चरित्र नहीं रखते और किसी स्वच्छ व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया होता और इस तरीके से वो अदालत में कोई दोष सिद्ध नहीं होते, तो आज जो खर्चा हमारी सरकार के ऊपर पड़ा वो नहीं पड़ता। तो ये तो दोषी ये वैसे भी हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, पैसे इनके घर में निकलते हैं, भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में निकलते हैं। तो सोचना विचार करना इनको पड़ेगा कि चरित्र कैसा हो। 55 साल तक कभी घनश्याम चंद्रवंशी जी के माध्यम से, चाहे अगर हम बात करें राजन भारती जी के नाम से, अलग अलग दोनों के परिवारों ने सीट बांटती रही, वो 55 साल तक तो राज ये करते रहे, वो भ्रष्टाचार में सिद्ध भी इनके ऊपर हो गया। तो लोगों को भी मालूम है कि जो इनका राजतंत्र अभी तक चला आ रहा है, और जो घनश्याम जी जो है, अगर वो कहें तो सिर्फ वो अपनी एक ही उपलब्धि बता देंगे, वो राजघराने से। तो राजघराने ही अगर इतने सक्षम थे तो फिर आज हमारे यहाँ लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी है, इसका मतलब राजघराने और उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य ऐसे थे नहीं जो जनता को प्रभावित कर सके। तो आज बात आती है, समय पूरा हो रहा है। यशवंत जी 10 सेकंड में कहिएगा कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर अभिषेक जी के पास में जाऊंगा। और भ्रष्टाचार जमीन घोटाला हुआ है, वो भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? अभी मूंग का भ्रष्टाचार हुआ है, गोलियों में नीचे भर के भ्रष्टाचार वहां पर उजागर हुआ है, वो भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार वाली सरकार है और जनता नहीं। ठीक है, आपके अपने तर्क है, क्योंकि फिर बीजेपी भी आपसे कहती है कि आपके भी 2.5 साल में आपका जो विधायक रहा उस समय भी काफी आरोप बीजेपी ने लगाया है। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कल के जो परिणाम होंगे क्या कुछ ये तय करेंगे, क्या वाकई में विकास का जो मुद्दा बीजेपी कह रही है, मुख्यमंत्री ने जो वोट मांगे हैं, विकास एक बड़ा फैक्टर साबित रहेगा, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाक्रम देखने को मिला, जिस अंतरकलह के आरोप कांग्रेस ने लगाए, क्या उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर लिया है? क्या कुछ बड़े फैक्टर कल साबित हो सकते हैं कांग्रेस से बीजेपी की हार जीत को लेकर? ऋषभ जी देखिए, विकास का मुद्दा तो 2.5 साल में क्या होगा, क्योंकि जब पहले नरोत्तम जी को जो टिकट मिला था वो उस समय विकास का मुद्दा था, और उसके बाद जब उनकी हार हुई तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश देखने को मिला। क्योंकि अपन बहुत सारे वीडियोस में अगर देखें तो नरोत्तम जी जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था उसके पहले वो ऑलरेडी जनाधार जो है वो जनसभाएं कर चुके थे। तो विकास का मुद्दा तो मुझे इस चुनाव में, उपचुनाव में उतना नहीं लगेगा, परंतु हाँ, जो जनता है उनके द्वारा कितने कार्य जो है उस दतिया क्षेत्र में संतुष्ट हैं, वो एक पैरामीटर है कि ये जो जैसे कांग्रेस की जो सीट थी उससे क्या इफेक्ट हुआ, बीच में जो चुनाव हो रहे हैं उससे क्या इफेक्ट हुआ। क्योंकि आप देखिए कि जो दतिया है अगर उसमें देखा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी हावी है, क्योंकि 36 जो वार्ड हैं उसमें से 32 वार्ड, 36 में से 32 वार्ड बीजेपी के पास हैं, बाकी कांग्रेस के पास हैं और अन्य पार्टियों के पास हैं। तो पार्षद यानी कि वार्ड का भी क्षेत्र बहुत कैलकुलेट करता है, और उसी के आधार पर जो है वो मतदान केंद्रों में कितने लोगों को ले जाना है, कितने लोगों से वोटिंग कराना है, ये इफेक्ट होता है। और जब सत्ता होती है तो जैसे ऋषभ जी आपने बोला कि सत्ता होती है, तो देखने में आया है कि उपचुनाव भी उसी की तरफ, रुझान उसी की तरफ आते हैं, तो ऑब्वियसली ये रुझान उस तरफ तो होंगे। परंतु फिर भी ये है कि विकास की जगह इस समय ये है कि कैंडिडेट को कौन कितना लाइक करता है, क्षेत्र की जनता कौन कितना लाइक, क्योंकि देखिए इस समय जो है घनश्याम सिंह जी तो खैर पुराने हैं, परंतु आशुतोष जी जो है वो नए चेहरे हैं। हालांकि उन्होंने पहले से ही, मैं आपको अभी बता दूं, मैं एक चैनल में और गया था तब मैंने बता दिया था कि आशुतोष तिवारी जी 6 महीने पहले ही एक्टिव कर दिए गए थे, वो लगातार जो है क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दतिया के रहने वाले हैं। तो अब चूंकि चेहरा नया है, पहली बार जो है वो चुनाव में उतरे हैं दतिया में, तो इसलिए जो अब देखना होगा कि उनको चेहरे को कितना लाइक करती है। और नरोत्तम मिश्रा जी की जो टीम है, कई लोगों ने जो है, जब उनका टिकट फाइनल हुआ तो कई लोगों ने जो है इस्तीफे दिए, परंतु उनको मनाया गया, उन्होंने जो है काफी किया। मोहन यादव जी, एवं सिंधिया जी, सभी लोग जो है वो लगातार उसमें 24 घंटे एक्टिव रहे उस क्षेत्र में। तो अब ये देखना है कि जनता उनको कितना लाइक करती है और उसके अकॉर्डिंग कितना वोट परसेंटेज। देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दों की बात अपनी जगह है, बाकी ठीक आपने कहा कि चेहरा कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, और चेहरे को लेकर कल मंथन भी बीजेपी में जो देखने को मिला है, कल चर्चा देखने को मिली है कि बीजेपी अब ये भूमिका भी तय करेगी कि पार्टी में जो लगातार होता आया है कि पार्टी विशेष होती है, चेहरा कोई विशेष नहीं होता है। जो घटनाक्रम देखने को मिला, चेहरा विशेष है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा, ये चीज देखना होगा। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी मंथन कर रही है तो अब क्या कुछ सोचकर आगे मंथन किया जा रहा है कि बीजेपी को कुछ चीजों को लेकर चर्चा हुई है। खैर कल का कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिणाम कहेंगे, थोड़ा इंतजार का समय बचा हुआ है।
सकता है, चर्चा फिर और हो सकेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया, यशवंत जी बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर दतिया का दंगल जो अभी तक दिखाई दिया, अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल परिणाम का दिन है और ईवीएम से जो किस्मत प्रत्याशियों की कैद हुई है वो कल बाहर आएगी और देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे किए गए हैं। फिलहाल अगली इस खास मुश्किल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।